आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you all a podcast series on STEM popularization. That is, science, technology, engineering, mathematics, and medicine. Supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, the Government of India. Program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Farzeen Sultan. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। दोस्तों, ये खुला आसमान और ये विशाल सा अंतरिक्ष न जाने कितने राज और गहराई अपने अंदर समाये बैठा है। भारत बहुत तेज़ी से अंतरिक्ष की इस दौड़ में निरंतर आगे बढ़ रहा है और सभी के लिए मार्गदर्शक भी बन रहा है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश के साइंटिस्ट का। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मौसम के बारे में पढ़ते हैं और उनके पैटर्न्स को स्टडी करके उनका प्रयोग अलग अलग अनुसंधानों में भी करते हैं। ऐसे ही एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस में। तो चलिए सुनते हैं उनकी ये बातचीत। सबसे पहले हम जानेंगे डॉक्टर वीरेंद्र यादव के बारे में। मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र यादव है। एरीज नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज या आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जो कि नैनीताल में लोकेटेड है। वहाँ पर साइंटिस्ट की पोजीशन पर हूँ। ये इंस्टीट्यूट एक डिपार्टमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है उसके अंदर आता है, और हमारे यहाँ पर मेनली एस्ट्रोनॉमी और एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में रिसर्च होती है। अब जानेंगे सर की रिसर्च को एक आम आदमी की भाषा में। तो जो मेरा खुद का रिसर्च एरिया रहा है, ये तो अर्थ के आसपास का जो नियर अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट है, या अर्थ के अगर एटमॉस्फेयर में हम ज़्यादा जब काफ़ी ऊंचाई पे चले जाएंगे 50 किलोमीटर अबव, वहाँ पर एक आइनोस्फीयर नाम की एक लेयर है। मेरी पर्सनल रिसर्च तो उसके बारे में रही है, लेकिन एरीज में जो मेरा काम है, मैं यहाँ पर साइंस कम्युनिकेशन और साइंस आउटरीच, साइंस पॉपुलराइजेशन के पर्सपेक्टिव से काम करता हूँ। तो मेनली अगर आप किसी एक रिसर्च पेपर को देखेंगे तो ये काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में होती है, क्योंकि ये साइंटिस्ट समझे जो इस फील्ड में काम करें उनके पर्सपेक्टिव से लिखी जाती है, उनके इंफॉर्मेशन के लिए होती है। अब ये जो रिसर्च है, ये सिंपलर लैंग्वेज में, नॉन टेक्निकल लैंग्वेज के साथ में, जिससे उसको आम लोग भी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं वो लोग भी समझ सकें, या स्टूडेंट्स इसको समझ सकें। रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या स्टूडेंट्स को क्यों इस फील्ड में आना चाहिए, ये किस तरीके का करियर ऑप्शन हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने का काम करता हूँ एरीज में। अब जानेंगे सर की पास्ट रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च और प्रेजेंट रिसर्च के बारे में। तो मैंने जो पीएचडी की थी, मेरे एमएससी के बाद में मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म, भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान है, ये मुंबई में है, मैंने वहाँ से पीएचडी की। और जैसे मैंने बताया कि मैंने आइनोस्फीयर के ऊपर पीएचडी की थी, तो उस लेयर में किस तरीके की चीज़ें होती हैं, क्या फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं, अर्थ का जो मैग्नेटिज्म है या अर्थ का जो एनवायरनमेंट है, ये किस तरीके से अफेक्ट होता है। सन के ऊपर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके चलते हमारा नियर अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट
अफेक्ट होता है और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का ओरिएंटेशन किस तरीके से है, अर्थ का एटमॉस्फेयर किस तरीके से है, तो इन सब के इंटरेक्शन के चलते इस लेयर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस तरीके का मेरा रिसर्च रहा था। लेकिन मुझे पहले से ही साइंस कम्युनिकेशन में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, लेकिन मुझे लोगों से बात करना जो इस फील्ड में नहीं है या छोटे स्टूडेंट से बात करना जो साइंस को लेके क्यूरियस हों या उनके मन में जो क्वेश्चन हो उसके बारे में मुझे बहुत ही लगाव था पहले से ही। और जब भी हमारे यहाँ पर किसी भी इस तरह की एक्टिविटी होती थी तो मैं उसमें काफ़ी पार्टिसिपेट करता था। तो और जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी एरीज में आई, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी एक ऐसा फील्ड है जिसको लेके आप लोगों को साइंस के प्रति अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको गेटवे साइंस कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि आप कोई भी एक आम इंसान को ले लीजिए या एक छोटे बच्चे को ले लीजिए, आमतौर पर लोगों की उत्सुकता यूनिवर्स के बारे में, स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप उनको अगर किसी और साइंस सब्जेक्ट को लेकर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपका काम थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन क्योंकि इसमें पहले से ही लोगों का बहुत इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए हमें साइंस के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करने में या स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने में काफ़ी आसानी होती है। और इसको हम इस्तेमाल करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर जिसको कहते हैं, वो हमारे समाज में लेकर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस तरह के फील्ड में अट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टेम फील्ड जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, ये जो फील्ड्स हैं या मैथमेटिक्स, तो इन फील्ड्स में किस तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि जो सोसाइटी की प्रोग्रेस होती है ये स्टेम में प्रोग्रेस के साथ ही होती है। मतलब पहले आप साइंस में कुछ करते हैं, फिर उस इन्वेंशन का या उस डिस्कवरी का यूसेज फिर धीरे धीरे डेली लाइफ में आने लगता है। अब जैसे आप एस्ट्रोनॉमी का एक एग्जांपल ले लें तो आजकल हमारे पास सबके पास मोबाइल फ़ोन में 4-4, 5-5 कैमरे आ गए हैं। अब कैमरे के अंदर जो सेंसर होता है वो पहली बार एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप्स में यूज़ किया था, जो फेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं, उनकी इमेजेस लेने के लिए। तो ये धीरे धीरे फिर जैसे जैसे उसको बनाना आसान हो गया और सस्ता हो गया, तो किसी को ये आइडिया आया कि हम इसको डिजिटल कैमरा में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कैमरा में फिल्म की जगह यूज़ कर सकते हैं, तो डिजिटल कैमराज आ गए। फिर किसी ने मोबाइल में यूज़ कर लिया तो आपके पास मोबाइल कैमरा आ गया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आजकल मेडिकल फील्ड में अगर किसी की कुछ बीमारी है, अगर डॉक्टर कुछ फिगर आउट करना चाहते हैं तो कुछ बहुत ही पॉपुलर टेस्ट हैं, जैसे CT स्कैन हो गया या MRI इमेजिंग हो गई। तो इन सब में जो प्रिंसिपल्स लगते हैं, क्योंकि आप बॉडी को तो डाइसेक्ट कर नहीं रहे हैं किसी पर्सन की, फिर भी आप इस इमेजिंग प्रोसेस से आप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो उन इमेजेस को और इम्प्रूव करने के लिए जिस तरीके के एल्गोरिदम्स लगते हैं, वो इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम्स एस्ट्रोनॉमर्स ने ही शुरू किए थे। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी की जो इमेजेस होती हैं, जो फार अवे गैलेक्सीज की या स्टार्स की या स्टार क्लस्टर्स की जो इमेजेस होती हैं, वो बहुत फेंट होती हैं और उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उससे आपको डायरेक्टली कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। तो इसके चलते आपको साइंस में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या इस चीज़ में लोगों को अट्रैक्ट करना, इसको एक वायबल करियर ऑप्शन बनाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़, अब जैसे हम स्कूल में होते हैं तो हमारे मन में, जब मैं भी छोटा था तो हमारे मन में यही होता था कि हाँ, आप अगर साइंस ले रहे हैं तो आपको मतलब या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स को बताना या लोगों को बताना, फिर इसके साथ साथ में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको लेकर हमारे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास भी होते हैं। अब जैसे आप कोई भी एक्लिप्स ले लीजिए, सूर्य ग्रहण ले लीजिए, चंद्र ग्रहण ले लीजिए, तो हमारे समाज में कई सारी भ्रांतियाँ हैं कि मतलब आपको उस टाइम पे खाना नहीं खाना है, या खाना बना हुआ है तो फेंक देना है, या गर्भवती औरतें हैं तो उनको एक्लिप्स के टाइम पे एक्लिप्स देखना नहीं है, या बाहर नहीं निकलना है, जो कि ये सब अंधविश्वास है। अगर आपके पास अगर सूर्य ग्रहण हो रहा है तो आप प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए उसको देखने के लिए। एक्लिप्स देखने के लिए एक्लिप्स गॉगल्स आते हैं, वो लगाकर आप देख लीजिए, या टेलीस्कोप के ऊपर फिल्टर लगा के फिर आप देख लीजिए। चंद्र ग्रहण में तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप खुली आंखों से देख सकते हैं। तो हम जब भी इस तरीके के कुछ इवेंट्स होते हैं तो हम पब्लिक व्यूइंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों के लिए टी स्नैक्स वगैरह भी रखते हैं, हम खुद भी खाते हैं, उनको भी खिलाते हैं, और पब्लिक व्यूइंग जो प्रोग्राम्स हैं वो भी रखते हैं, और लोगों को समझाते भी हैं कि ये जो एक्लिप्स हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये ग्रहण के टाइम पे तो बस ये
जिस तरीके से ये तीनों ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं, जैसे पृथ्वी सूर्य की तरफ घूम रही है, चारों तरफ घूम रही है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है, तो इनके अलाइनमेंट से बस ये होता है कि पृथ्वी की छाया या तो मून पर पड़ के चंद्रग्रहण हो जाता है, या मून की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो जहां छाया पड़ रही है वहां से आप देखेंगे तो सूरज आपको ढका हुआ दिखाई देगा, तो ये सूर्य ग्रहण हो गया। तो इस तरह की चीजों को समझाने का काम मैं एरीज में करता हूँ। ये मेरा एट प्रेजेंट काम है। अब जानते हैं सर का एरिया ऑफ रिसर्च ग्लोबली कहाँ रैंक करता है। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे तो एस्ट्रोनॉमी के मामले में इंडिया एज अ होल काफ़ी अच्छा कर रहा है। अगर अलग साइंस की ब्रांचेस देखेंगे तो ये एक फील्ड है जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी हाई रहा है। तो इसमें हमारे पास फिलहाल जो, अगर आप ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की बात करेंगे, जो इंडिया में जो सबसे बड़े ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स हैं वो एरीज में, मेरे ही इंस्टीट्यूट में एलोकेटेड है। हमारा इंस्टीट्यूट इसमें से कुछ टेलीस्कोप्स को एज अ नेशनल फैसिलिटी ऑपरेट करता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया कोई भी साइंटिस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो, अगर वो इस फील्ड में काम करते हैं और अगर इस टेलीस्कोप को अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपने प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं और उनको फिर एक रिव्यू के बाद में फिर टाइम अलॉट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में इंडिया में और काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ये इंटरनेशनली काफ़ी आगे हैं। अब जैसे ही आपने आदित्य L1 मिशन के बारे में सुना होगा, आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, जो सन को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से रेडियो वेव्स में सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप्स हैं, ये पुणे के पास में लोकेटेड है, इसको जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है। तो ये उस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वर्ल्ड का सबसे सेंसिटिव टेलीस्कोप है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इंडिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, चाहे वो स्क्वायर किलोमीटर अरे, ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप होने वाला है रेडियो बैंड में, या फिर आप ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी की बात कर लें तो लाइगो इंडिया करके एक बनने वाला है जो महाराष्ट्र में लगेगा। और इसके बाद एक 30 मीटर के साइज का एक टेलीस्कोप बनने वाला है जिसमें इंडिया भी 10% पार्टनर है। तो ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, कई सारे देश इसमें मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस मामले में अगर आप एस्ट्रोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है। इंडियन इंडस्ट्री इस रिसर्च से कैसे एसोसिएट करती है, आइए जानते हैं। अब क्या है कि जो एस्ट्रोनॉमी हो गया या उसी की तरह आप और भी कोई रिसर्च फील्ड ले लीजिए जहाँ पे कटिंग एज रिसर्च हो रही है, तो जिस तरीके के इक्विपमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है। तो वो एक रोल है जहाँ पे या एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर सकती है। अब आप कुछ टाइम पहले तक की बात करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में ज़्यादा नहीं था। ऑल्दो इंडिया में पास में भी खुद से इंडिया ने एक बड़ा टेलीस्कोप बनाया है, लेकिन जो पुश था वो कंटिन्यू नहीं रह पाया। अब टेलीस्कोप ऐसी चीज़ है कि ये अगर आप रिसर्च ग्रेड टेलीस्कोप की बात करें तो ये ऐसे मास मार्केट चीज़ नहीं है कि जो आप रोज़ या अगर आप पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मीटर साइज के टेलीस्कोप शायद पूरे वर्ल्ड में साल भर में 1-2 टेलीस्कोप बनते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। तो हम कुछ सालों पहले तक कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो लैग कर रहे थे, लेकिन मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कुछ टेलीस्कोप्स ऐसे हैं जहाँ पर हमने बहुत ही नॉवेल टेक्निक्स यूज़ किए हैं और आज के मॉडर्न टेलीस्कोप भी ऐसे हैं जिसमें हम काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जैसे जो मैंने अभी जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप की बात की जो पुणे के पास लोकेटेड है, तो उसमें काफ़ी नई और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके उसको मिड 90s में बनाया गया था। इसी के साथ में अभी जो मैंने 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट की बात की, तो उसमें जो मेन मिरर होगा, अब वो क्योंकि आप 30 मीटर का एक सिंगल मिरर नहीं बना सकते, तो वो जो मिरर है 500 सेगमेंट्स से मिलकर बना होगा और इसके करीब 84 सेगमेंट्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं और जिसमें उसके और भी कई सारे कंपोनेंट्स हैं, कई सारे सेंसर्स हैं। ओवरऑल जो ऑब्जर्वेटरी को कंट्रोल करने का जो सॉफ्टवेयर होगा वो भी इंडिया में डेवलप किया जा रहा है। तो इसमें कई सारे इंडियन इंडस्ट्रीज के इन्वॉल्वमेंट भी हैं जो काफ़ी अच्छे लेवल तक हैं। अब जानते हैं सर को किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है और उनके कितने रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो हमारा फील्ड मेनली रिसर्च में इन्वॉल्व है, जो नेचुरल साइंस या बेसिक साइंसेस में रिसर्च में। तो हम एज अ ऑर्गेनाइजेशन हम कोई पेटेंट नहीं करते, बट अगर आप नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स की बात करेंगे तो हर साल एरी से करीब 100 to 110, 120, समटाइम्स 130 तक के रिसर्च पेपर हर साल पब्लिश होते हैं। और ये हमारे इंस्टीट्यूट में करीब 21-22 साइंटिस्ट हैं, अभी 12 इंजीनियर्स हैं और रफली अराउंड 700 रिसर्च स्कॉलर्स हैं जो इस फील्ड में PhD कर रहे हैं। 8-10 पोस्ट डॉक्टरल फेलोज हैं जो लोग PhD कंप्लीट कर चुके हैं और
साइंटिस्ट बनने के लिए और आगे की रिसर्च कर रहे हैं। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन लेकर हमारे यहाँ से लगभग 110-120 के आसपास रिसर्च पेपर्स पब्लिश होते हैं हर साल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।